गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? बढ़िया हो? सब ठीक ठाक चल रहा है? पूरे एनर्जेटिक रहो। देखो, सबसे पहली बात हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, जब भी पढ़ाई करें आप तो एनर्जी में रहना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत जरूरी बनाना होता है। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं आगे। थैंक यू। तो लास्ट क्लास हम लोग जीओसी का मे बी लेक्चर 4 हम लोग किए थे, और उसमें हम लोग पढ़े थे क्या, कुछ याद है आपको? आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिखाए थे कि रेजोनेंस जब हम करते हैं किसी कंपाउंड में, तो रेजोनेंस करने के दौरान होता क्या है कि आप स्ट्रक्चर को रेजोनेंस जब कर रहे हैं तो उसमें कैसे केस को डील करेंगे, उसमें कौन कौन सा केस अप्लाई होता है। तो 13 केस हमने आपको लिखवाया था। मे बी आप भूल गए होंगे, आप रिविजन नहीं किए होंगे, तो मैं एक शॉर्ट रिविजन आपको दे रहा हूँ, आपका याद हो जाएगा आपको। फिर हम आज उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो अभी हमारा टॉपिक रेजोनेंस चल रहा है। रेजोनेंस के अंदर हम आज देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन का, जहाँ पे सीखना होगा हमें कि रेजोनेंस कैसे होता है, किसी कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग आप कैसे करते हैं। इन सारे तमाम चीजों को आज हम लोग सीखेंगे और पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो हमने आपको 13 केस पढ़ाया था। पहला केस काउंट करो मेरे साथ, बोलो आप, ए डबल बॉन्ड विद सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड केस बोलो मेरे साथ, ए डबल बॉन्ड विद सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। थर्ड केस बोलो आप, ए डबल बॉन्ड विद सी के ऊपर लोन पेयर। नेक्स्ट बोलो, ए डबल बॉन्ड विद सी के ऊपर फ्री रेडिकल। नेक्स्ट बोलो, ए डबल बॉन्ड विद सी डबल बॉन्ड डी। नेक्स्ट बोलो, ए डबल बॉन्ड विद सी ट्रिपल बॉन्ड डी। ये 6 केस हो गया आपका। फिर था ए के ऊपर लोन पेयर, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट बोलो सर 8 नंबर, ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। 8 केस हो गया आपका। बचा 5। 5 को आप कैसे बोलेंगे? ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर फ्री रेडिकल, ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर लोन पेयर, एंड द लास्ट वन ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी ट्रिपल बॉन्ड डी। ये टोटल 13 केस है। 13 केस के थ्रू हम लोग कल एग्जांपल भी आपको सिखाए थे। उस एग्जांपल में आपको देखे थे कि आपकी कैसे हम रेजोनेंस कर सकते हैं। ठीक है ना? तो टुडे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से अगेन, फिर से कुछ एग्जांपल आज हम लोग पढ़ेंगे, और उस एग्जांपल को देख के हम लोग पहचानेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनता है और किस तरह से डेवलप होता है। ओके, देन स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग बेटा। तो सबसे पहले हम आज लेते हैं एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं फिनॉल, है ना? तो फिनॉल तो आप बेसिकली पढ़ते हैं या समझते हैं, फिनॉल क्या होता है। अच्छा, मैं टॉपिक का नाम लिख दूं यहाँ पे। क्या हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रेजोनेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं सर? रेजोनेंस पढ़ रहे हैं। अब देखो, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, तो आप घबराना मत, इसको देख कर मत समझ आना कि सर को पता नहीं नॉलेज है या नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कहते बेटा कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, लेकिन हाँ, हम ये आपको इतना गारंटी लेते हैं कि अगर आप मेरे सारे लेक्चर को करेंगे आप, तो 100% ऑर्गेनिक आपको हम मास्टर बना कर रख देंगे। ये मेरी गारंटी है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ना ऑर्गेनिक में रिसर्च करके अमेरिका चले जाएंगे, यूएसए में जाकर लैब में आप रिसर्च करेंगे। इतना ज़्यादा नॉलेज का कोई जरूरत भी अभी नहीं है। हाँ, आप खुद से वो अचीव करेंगे बड़े होने पे, लेकिन जो आपकी जरूरत अभी है जेई के लिए, नीट के लिए, बोर्ड के लिए, तो उसके लिए ना मैं आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बहुत बेहतर करके दे सकता हूँ। और आप अगर बिलीव करें, ट्रस्ट करें हम पे, तो मेरे साथ साथ चलें। अगर आपको 2 महीने में अपने आप में बदलाव नहीं ला कर दिखाया आपको, देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर ब्लॉक कर दीजिएगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सब चीज़ों में कि मैं जो है बहुत ज़्यादा ये करूँ वो करूँ, लेकिन हाँ, मेरे अंदर एक ही चीज़ है कि बच्चों को मैं ऑर्गेनिक सिखाऊं, केमिस्ट्री सिखाऊं। इनऑर्गेनिक की जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इनऑर्गेनिक हमें रटना पड़ता है सर। बहुत सारे बच्चे साहब मिलो सोसाइटी में, तो पता है आपको क्या बोलेंगे? सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटना पड़ता है। रटना कुछ नहीं है भाई, हर चीज़ का कंसेप्ट है, रिएक्शंस है, रिएक्शंस को प्रैक्टिस करो, लिखो, अपने आप वो आएगा, आपसे ज़्यादा दौड़ कर आएगा। कलर है, कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स के कलर होते हैं। वो कलर को आप लिखो ना, 3 बार 4 बार 5 बार लिखो, वो कलर क्या आपके दिमाग में कलर बन जाएगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। आप घबराओ मत। अब तो आप शुरुआत किए मेरे साथ, चलते 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 आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे समझ में आएगा जहाँ लगेगा कि बहुत सारी चीज़ कंफर्टेबल हो रहा है। क्लियर है? तो हमारा ये रेजोनेंस है। रेजोनेंस के एग्जांपल शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला? फिनॉल। तो फिनॉल में क्या होता है, आपके पास बेंजीन है और बेंजीन पे लगा रहता है बेटा OH। हम इसे क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं सर। तो फिनॉल में ना देखो, ऑक्सीजन बोल रहा कि भाई हमारे पास मल्टीपल लोन पेयर है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है सर। 2 लोन पेयर को वो मेंशन करके रखा है। तो अगर बेंजीन और बेंजीन और OH के बीच में अगर रेजोनेंस का केस क्रिएट करें, तो आपको खुद दिखेगा। क्या दिखेगा सर? ए डबल बॉन्ड भी सी के ऊपर लोन पेयर। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अब वो कोई बच्चा सवाल करेगा, सर उसके पास तो 2 लोन पेयर है, फिर क्या? जस्ट हम अभी पढ़ने वाले हैं उसके बारे में कि अगर आपके पास मल्टीपल लोन पेयर है, मल्टीपल पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो किसको यूज कैसे करना है। मतलब ओवरऑल आप मोटा मोटी ऐसे बोले, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद किस बात को ध्यान में रखना है, मतलब आप बोले प्रिकॉशन क्या लेकर इसको बनाना है।
है ना। तो जस्ट अभी हम पहले कुछ आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आप कल रूल्स सीखे हैं, कंडीशन सीखे हैं, उसको भूलना नहीं है, इसलिए हम प्रैक्टिस करवाते हैं। देन इसके बाद आपको सिखाएंगे सम कंडीशंस टू फॉलो इन रेजोनेंस, है ना। कुछ कंडीशन है जो रेजोनेंस में फॉलो करते हैं जिसको हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये आ गया आपका फिनॉल। फिनॉल में क्या है, ए डबल बॉन्ड विद सी के ऊपर लोन पेयर, क्लियर है। तो ए डबल बॉन्ड विद सी के ऊपर लोन पेयर जब आप केस यूज करेंगे तो केस होगा क्या, ये जो लोन पेयर है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ए के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छे से ध्यान देना है आपको। तो जैसे ये शिफ्टिंग होगा सर, तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा ये क्या, कि जो लोन पेयर आया तो हम लोग क्या सीखे थे, देखो इसमें ना ध्यान देना है कि जिस पाई बॉन्ड में जिस पोजीशन में कोई बदलाव नहीं है उसको एज यूजुअल पहले कॉपी कर लेते हैं। देखो हम पहले कॉपी कर लिए ताकि कंफ्यूजन कम से कम हो। अब ये ऑप्शन क्या बोला सर कि हम तो डबल बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि लोन पेयर आ रहा है, और आपको पढ़े थे हम लोग क्या कि लोन पेयर गया तो पॉजिटिव चार्ज, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या बनाएगा बेटा, निगेटिव चार्ज बना दिया, ठीक है ना। अब निगेटिव चार्ज जैसे क्रिएट हो ना रिंग में, तो रिंग बोला कि भाई रेजोनेंस को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, रेजोनेंस को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाओ ना, अच्छी बात है, बढ़ाओ रेजोनेंस को। तो आप ये तो ऐसे आप पढ़ते हैं रेजोनेटिव स्ट्रिप क्या होता है, इमेजिनरी होता है, रियल होता नहीं है। आप इमेजिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते, जैसे बहुत सारे लोग इमेजिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, हम जो है आलिया भट्ट के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। अब भाई तुम्हारी मन तुम्हारी मर्जी, इमेजिंग करो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो जरूरी तो नहीं है ना, आलिया तो कहीं और है। अब तो भाई आलिया का आलिया आ गई है, अब तुम्हें क्या फायदा इमेजिंग करने से। लेकिन इमेजिनेशन आप कर सकते हैं, नो डाउट, इमेजिन करने में कोई पैसा नहीं लगता, आप इमेजिंग करो। मैं मोदी के साथ जो है घूम रहा हूँ संसद भवन में, अब पता चला कि आप जो है रोड पे घूम रहे हैं, चप्पल फटा हुआ है आपका, देखो। तो अभी नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस करो, क्या करोगे, ए डबल बॉन्ड विद सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, है ना। ये केस जैसे आपका क्रिएट होगा तो होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज बेटा आ जाएगा यहाँ पे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएगा इस कार्बन पे। तो जैसे ही आप इसका आरएस बनाएंगे सर, तो आरएस में क्या बोलेंगे सर, हमारा आरएस क्या बनेगा, फिर से देखो हम वही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जिस पार्ट में कोई बदलाव नहीं है आप उसको एज यूजुअल कॉपी करेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जहां बदलाव हो रहा है वहां बदलाव करेंगे। तो नेगेटिव चार्ज जैसे शिफ्ट होगा सर यहाँ पे, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जैसे एक के ऊपर आएगा तो यहाँ बन गया नेगेटिव चार्ज। देखो इसमें ना किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा तो बहुत क्लियर कर देते हैं, ये बहुत सिंपल सा गेम है भाई, कोई पजल नहीं है, बहुत सिंपल सा गेम है। अगर देखो किसी दो के बीच में ना पाई बॉन्ड बना हुआ है बेटा, है ना, दो के बीच में पाई बॉन्ड ऐसे बना हुआ है, मान लो नीचे रेड वाला जो मार्कर है ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये ब्लैक वाला ऊपर से आया पाई बॉन्ड बन गया इसके ऊपर, ठीक है ना। तो अभी दो के बीच में तो दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम बोले कि नहीं इसको उठाकर ना इसको दे दो, इसको दे दो, तो अब यहाँ क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। वापस बोल रहे हैं सर नेगेटिव चार्ज को यहाँ दे दो, तो बन गया, क्या बन गया, पाई बॉन्ड। मतलब आप क्या समझे, आप समझिए कि नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट होता है पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट होता है पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड कन्वर्ट होता है नेगेटिव चार्ज में। तीसरी बार बोल रहे हैं, नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट होता है पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड कन्वर्ट होता है नेगेटिव चार्ज में। बस सिंपल सा फंडा आपको दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट हुआ पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड कन्वर्ट हुआ नेगेटिव चार्ज में, यही तो गेम चल रहा है भाई, है ना। मतलब इसको बोलते हैं लुक्का छिपी लुक्का छिपी, लुक्का छिपी रोका छुपी, ऐसे चल रहा है भाई हाइड एंड सीक। अब देखो आगे केस बनाओ, ए डबल बॉन्ड सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर से ये बन गया, फिर से क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव चार्ज को उठाएंगे आप, यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इस पाई को उठाकर इस कार्बन पे शिफ्ट कर देंगे सर। तो अगला आरएस हमारा क्या बनेगा सर, देखो क्या बनेगा, जिस पार्ट में कोई बदलाव नहीं है आप उसको एज यूजुअल कॉपी कर देंगे। ये डबल बॉन्ड बना हुआ है सर, ये नेगेटिव है, क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ऐसा बन गया। अब फिर से केस सोचो क्या हो सकता है, 100% दिख रहा है, ए डबल बॉन्ड सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर से वही कहानी है सर, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, और जो पाई बॉन्ड है वो ऑप्शन पे चल जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होगा, हमारा स्ट्रक्चर फिर से फिनॉल के हाथ में आ गया। तो फिर से इसका जैसे आरएस बनाएंगे सर, तो आरएस बन गया भाई, क्या बन गया, डबल बॉन्ड यहाँ बना है सर, ये बन गया, ये आपके शिफ्टिंग से डबल बॉन्ड बन गया, देखो बेंजीन बनता हुआ दिख रहा है, और ये पाई जब ओ को मिला तो OH क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, वापस लोन पे रिकवर कर लिया और आपका ये न्यूट्रल हो गया। तो अब ऐसे केस में आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि सर ये जो आरएस आपका बना है, ये आरएस क्या है, एक दूसरे के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा है, और फिनॉल के सारे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हैं। मतलब आप यहाँ पे चाहें तो बोल सकते हैं जैसे फिनॉल में 1 2 3 4 5 टोटल 5 स्ट्रक्चर्स है, जो आरएस बनकर आ रहा है वो किसका है, फिनॉल का है। अब एक मिनट के लिए होल्ड करना, हम आपको ना यहीं पे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना सिखा देते हैं। ऐसे उसका यूज बहुत कम होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड का क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, कभी कभी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का स्टेटिटी से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक आपको हम सिखा देते हैं कि हाइब्रिड कैसे बनता है। बहुत आसान है, देखो कैसे, आपके सामने सारा ड्रॉ है, तो हाइब्रिड तो समझ में आ रहा है कैसे बनेगा, या क्यों बनता है, किस किस जगह पे बनता है, किसके कॉम्बिनेशन से बनता है।
हाइब्रिड का मतलब ये है वो रियल स्ट्रक्चर, और रियल का मतलब है कि सर ये सबका कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे मान लो कोई मंदिर बनता है बेटा, तो मंदिर जब बनता है ना तो आप उसमें क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, 100% करते हैं। हाँ, अगर आपको ट्रस्ट है तो लगता है कि चलो भाई ठीक है, भगवान पे विश्वास है तो कुछ पैसा दे दो, मंदिर बन रहा है चलो ठीक है, तो आप क्या सिंपल बोलते हैं कि भाई मोहल्ले के जितने भी आदमी है सब एक जैसा पैसा नहीं देता ना, आप देते हैं 100 रुपया, कोई 10 रुपया भी दिया होगा, कोई रात में जाएगा 2 रुपया दान पेटी में गिरा कर आ जाएगा शर्म से कि हमें 2 रुपया पब्लिक देखेगा तो हंसेगा, तो रात में जाके गिराते हैं। लेकिन दे तो रहा है ना भाई, मंदिर बनने में 1 रुपये के डोनेशन हो या 1 करोड़ का डोनेशन हो, मंदिर में पैसा लग रहा है भाई, मंदिर में अगर एक छोटा सा कंक्रीट भी लग गया मेरे पैसे का, तो भगवान के नाम पे मेरा क्या है, बहुत बहुत शुक्रिया देंगे भगवान हमको। तो सिंपल सा सवाल है कि यहाँ पे ना ये जो आरएस बन रहा है ना, ये आरएस का क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। ये सब लोग आपस में मिल जाते हैं और मिलने पे बोलते हैं भाई मेरा नेता ये है, मेरा नेता ये है, और ये हमारे नेता जो है उनको हम बोलते हैं रियल नेता, रियल स्ट्रक्चर, ये ऐसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बट ये सब क्या कहलाएगा आपस में, ये सब कहलाएगा सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहलाएगा भैया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहलाएगा, कैनोनिकल, कैनोनिकल, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाएगा, या आप इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। अभी आपको इमेजिनरी के बारे में सिखाए थे, इमेजिनरी क्या होता है, तो आपको दिख रहा होगा, वापस फिनॉल से फिनॉल आ गए, दैट इज इमेजिनरी स्ट्रक्चर। तो चलते हैं हम लोग इसके हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड देखो कैसे बनता है, तो सिंपल सा फंडा है, हाइब्रिड बनाना है ना, तो आपको क्या करना है, पहले जितना भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर गायब कर दो, है ना। जितने भी एटम सिग्मा बॉन्ड में कनेक्ट हैं, सिग्मा बॉन्ड में आप उसको एज यूजुअल पहले कॉपी कर लीजिए। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर देखो आपके सामने है। हम पहले क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्ड को उड़ाकर, लोन पेयर को उड़ाकर जितने भी सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड को हम अरेंज कर रहे हैं। देखो बन गया भैया। कहीं भी पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर है वो इसलिए नहीं दिए क्योंकि जो डिलोकलाइज करता है, जो घूमता है, उसको साइड कर दिए। अब कहां कहां घूमता है वो देखो, तो आप सिंपल क्या देखें, आप गौर से देखो, आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां है, आप यहां डॉटेड लाइन इंडिकेट कीजिए। पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो यहां भी आया है, कहीं आया ना, यहां आया है, आप डॉटेड लाइन में इंडिकेट कर लेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन देखो यहां भी है, क्योंकि सबका मिक्सचर है तो सबसे हम उठा रहे हैं टॉपिक, यहां भी आया है। पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो कहां है, यहां आया है, तो यहां भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का डॉटेड लाइन हो रहा है। फिर यहां आया है, यहां भी पाई डॉटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर देखो कहां आ रहा है, यहां भी बन रहा है सर, यहां बेसिकली क्या बन गया, फिर से पाई बॉन्ड बन गया, तो यहां भी बन रहा है। और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में भी आ रहा है ना, तो यहां भी डॉटेड लाइन बन गया, ऐसा बन गया। अब ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, यहां इंडिकेट करेंगे पार्सली पॉजिटिव, है ना, पार्सली पॉजिटिव इंडिकेट करेंगे बेटा। और देखो कार्बन पे, इस कार्बन पे क्या है, पार्सली निगेटिव, लेकिन इस कार्बन पे कहीं पार्सली निगेटिव है, कहीं नहीं है, नहीं है ना। इसके बाद कहां आ रहा है पार्सली निगेटिव, यहां आ रहा है बेटा, तो पार्सली निगेटिव को आप यहां इंडिकेट करेंगे। फिर क्या पार्सली निगेटिव यहां है, नहीं है, कहां है, यहां आ रहा है सर, देखिए, तो हम इसे बोलेंगे पार्सली। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। ये सारे फिनॉल का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, सबके मिक्सचर से क्या हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है, ये बन रहा है ना। तो आप इसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, या क्या बोलते हैं, रियल स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल रियल है, जुनून वाला है भाई, है ना, ये ऐसा नहीं है लंदफन वाला, ये सबके मिक्सचर से बना और सबसे स्टेबल होता है। क्लियर है। तो आप इसको पहले कॉपी कर लो बेटा फटाफट, और फिर इसके बाद हम लोग आगे सीखते हैं, अगले स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। और अगला स्ट्रक्चर पहले हम थोड़ा सा क्या किया, हम शुरुआत में ले लिए बड़ा सा स्ट्रक्चर, तो घबराना नहीं है, बहुत सारे रैंडमली क्वेश्चन आता रहता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, और फिर हम लोग और अच्छे से सीखेंगे। कॉपी करो फटाफट जल्दी से। चलो कॉपी हो गया। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना, इरेज कर रहे हैं भाई, अब आगे बढ़ रहे हैं। देखो तब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अब हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, एक और स्ट्रक्चर आपको दे रहे हैं, अब इसमें आप इस्तेमाल करके सिखाइए हमें। तो जैसे सिंपल बोलते हैं, आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH N CH3, लेकिन N नहीं NH है, जिसको आप बोलते हैं 2 डिग्री अमीन। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री अमीन, या इसे बोलते हैं सेकेंडरी अमीन। अब देखो सिंपल है, जब हम वहां पढ़ते हैं तो अब आ गया तो हम बता देते हैं आपको, आप पढ़ते भी हैं ऐसे। जब नाइट्रोन, देखो नाइट्रोन पे फोकस करो, नाइट्रोन न्यूट्रल है, तब आप उसको 3 अमीन में क्लासिफाइड करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कैसे पहचानोगे, जिंदगी भर आपको याद रहेगा, बताएं कैसे। अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है बेटा, 2 हाइड्रोजन, तो वो है सर प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन। अगर नाइट्रोजन पे 1 हाइड्रोजन है तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी अमीन। और नाइट्रोजन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है सर, वो हाइड्रोजन है ही नहीं उसके पास, वो कार्बन से कनेक्ट है चारों तरफ से, उसको बोलेंगे टर्सरी अमीन या 3 डिग्री अमीन।
तो ये मीन क्या है सर, सेकेंडरी मीन है, 2 डिग्री मीन है। अब देखो हमसे पूछा सर इसका आरएस कैसे बनाया जाए, तो पहले केस ढूंढते हैं। केस क्या मिल रहा है, तो केस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर लोन पेयर। फिर से बोल रहे हैं, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर लोन पेयर। फिर से बोल रहे हैं, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर लोन पेयर। और जब इस केस का आप आरएस कराएंगे तो आप सीखे हैं सर सी का जो लोन पेयर होता है वो कहाँ चला जाता है, बी और सी में, और जो ए और बी का पाई बॉन्ड होता है वो कहाँ चला जाता है, ए के ऊपर। अगर ऐसा केस है तो आरएस हमें कुछ ऐसा दिखेगा सर। कैसा दिखेगा सर, आरएस दिखेगा CH2 को इलेक्ट्रॉन मिला, मतलब पैसा आया है, नेगेटिव चार्ज, ये CH है, डबल बॉन्ड N है, N के ऊपर H है, यहाँ क्या है, CH3 है। आपको हम सिखाए थे दुनिया का कोई भी इंसान जब लोन पेयर को लूज करता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये केस देखो ऐसा बन गया, इसका आरएस ये बन रहा है सर। आई बात समझ में, तो सबसे छोटा स्ट्रक्चर था, पहले मुझे यही बताना चाहिए था, मैंने फिनॉल से डायरेक्ट शुरुआत किया, बट आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आप इसको फिर से सीख सकते हैं, फिनॉल को वीडियो को पीछे ले जाएंगे और आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, सब एक ही क्वेश्चन है भाई, तो क्वेश्चन कोई भी आ सकता है ना, इसमें डरना क्या है, क्वेश्चन से डरना क्या है, जब आ गया तो करो ना भाई, क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, 100% होगा। चलो एक स्ट्रक्चर और हम आपको इसी टाइप से दे रहे हैं, जैसे आपको पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ है OCH3, ठीक है ना, ध्यान से सीखो। इसका आप वीडियो को पॉज करके जरा स्ट्रक्चर बनाओ इसका आरएस, और फिर हम इसको सोल्व करेंगे और हम आपको सिखाएंगे। जल्दी से कॉपी करो फटाफट और जरा बनाओ और देखो, पहले केस ढूंढो कि आपके पास जो केस है ना वो केस कौन सा 13 में मैच कर रहा है। जो केस मैच कर रहा है उसमें देखो कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कैसे हुआ है। इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग जैसे हुआ है आप पोजीशन बनाओ ABC का, D का पोजीशन शिफ्ट करके अकॉर्डिंग टू पोजीशन मूव करेंगे। हो गया, तो इसमें केस देखो क्या मिल रहा है, ए डबल बॉन्ड सी के ऊपर लोन पेयर। किसी को कंफ्यूजन होगा सर, कंफ्यूज क्यों है आप, क्योंकि कहेंगे सर यहाँ तो दो लोन पेयर था, यहाँ पे एक ही लोन पेयर है। हाँ बिल्कुल है, वो वही उसका पैसा है, तुम्हारे पास 1 करोड़, इसके पास 2 करोड़ है, तो क्यों ये क्यों करेगा, मतलब क्या करेगा, अपना पैसा डोनेट कर देगा कि भाई हमारे बगल वाले के पास 1 करोड़ है तो हमारे पास 1 ही करोड़ होना चाहिए। अब हमारे घर में मान लो होंडा सिटी है, ऐसे होंडा सिटी मेरे पास अभी है नहीं, मैं अभी बाइक से ही काम चलाता हूँ। अब तुम लोग पैसा दोगे तो मेरे पास होंडा सिटी भी हो जाएगा भगवान की दुआ से, ठीक है ना। लेकिन आप कर सकते हैं ऐसा क्या कि मेरे पास अगर होंडा सिटी है, अब बगल वाले के पास क्या है, टेम्पो है, 3 पहिया वाला, 3 पैर वाला, तो कहेंगे क्या, एक काम करते हैं होंडा सिटी बेच देते हैं, जो भी होगा 12-15 लाख में, उसमें सारा पैसा रख लेते हैं और 1.5 लाख का 2 लाख का एक टेम्पो ले लेते हैं, ऑटो ले लेते हैं, हम भी ऑटो रखेंगे। तो भाई सबका अपना अपना चॉइस, सबके अपनी अपनी औकात है, अपनी औकात के अनुसार वो डील करता है। तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, क्यों, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेता है, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन को वो 2 लोन पेयर के फॉर्म में यूज करके रखता है। सिंपल सा फंडा है। अब देखो, तो इसमें जब आप रेजोनेंस करेंगे ना तो केस क्या बनेगा, फिर से केस तो वही मिल रहा है, ए डबल बॉन्ड सी के ऊपर लोन पेयर, केस तो वही मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब देखना इसमें है कि सर 2 लोन पेयर है तो हम क्या करें, कुछ मत करो, 2 लोन पेयर में से एक ही लोन पेयर का इस्तेमाल करो। एक लोन पेयर को एज यूजुअल ऑक्सीजन के पास रहने दो, बोलो हमें इसको टच नहीं करना, तुम्हें लेना ही नहीं है, तुम अपने लोन पेयर को रखो, भाड़ में जाओ, में क्या मतलब है, सिंपल सा है। तो होगा क्या, ऑक्सीजन अपने एक लोन पेयर का इस्तेमाल करेगा बेटा, तो यहाँ शिफ्ट कर देगा बी और सी में, और पाई चल जाएगा ए पे सर। तो इसका आरएस क्या बनेगा भाई, इसका आरएस बनेगा सर, कैसा बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा, क्या बनेगा, CH2 पे पैसा आया नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड O का लोन पेयर गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या हो गया, CH3 हो गया। ऐसा बन गया केस, और ऐसा केस बन गया तो इसका आरएस बन गया, क्या बन गया, आरएस बन गया। तो इसको आप कॉपी कीजिए, 1-2 केस और हम आप सिखाते हैं, फिर आप सिखाएंगे आपको कंडीशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करने के दौरान क्या क्या कंडीशन को आपको फुलफिल करना है। तो आप इसको कॉपी करो बेटा फटाफट जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। चलें, आओ चलें आओ चलें भगवान के मंदिर में। क्या बोल दिया भाई तू, आजकल के बच्चा भगवान के मंदिर में कहाँ जाता है उसको तो चाहिए शायद। देखो, तो अब हम लोग आगे चलें। अब हम लोग एक स्ट्रक्चर आपको सिखाते हैं जहां पे ना 13 केस जो आप पढ़े हैं वो केस काम नहीं कर रहा। हाँ, वो केस काम नहीं कर रहा, BVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सर हम रेजोनेंस कैसे करें, आप तो विश्वास दिलाए थे कि दुनिया का जितने कंपाउंड है उसमें 13 में से काम कर जाएगा सर, फिर ये केस कहां से आ गया सर, बहुत माथा पेची हो रहा है सर, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं सर। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है बेटा,
जो 13 केस है लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, उसके लिए पीके झा जिंदा है, आपको बिल्कुल सिखाएगा। लेकिन हमने एक बात आपको जरूर बोला था, क्या बोला था? ये 13 केस 90% मॉलिक्यूल में काम करता है, 10% में काम नहीं करता है, वो 10% को हम अलग से सिखाएंगे, ऐसा मैंने कमिटमेंट किया था। लेकिन एक बात याद रखना, हम देखो अपने आप को बहुत बड़े इंसान तो नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ इतना मेरे से जो स्टूडेंट्स पढ़ता है, कभी वो मिल जाए तुम्हें हमारा चर्चा करना तो तुम पूछना कि पीके झा जो बोलता है वो करता है, हम फालतू बोलते नहीं है, फालतू तुम्हें सुनाएंगे नहीं। मैंने देखो मेरा अगर आप फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये कभी नहीं सुना होंगे आप कि पीके झा सर कहाँ कहाँ पढ़ाए हैं, कौन से ब्रांड में पढ़ाए हैं, क्या आता है इनको नहीं आता। मैंने अभी तक आपको इंट्रोडक्शन कभी ऐसे नहीं बोला मैं आकाश में पढ़ाया हूँ, मैं विदेश में पढ़ाया हूँ, मैं अमेरिका से आया हूँ, मैं लंदन गया था नदी से, ऐसा तो हम कुछ बोले नहीं थे आपको। सिर्फ हम बोले थे मेरा नाम पीके झा है, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो सिंपल सा फंडा है, इसे आप बिलीव करो। मैं एक्स्ट्रा आपको कुछ भी फेंकने का काम नहीं करूंगा, जो बोलूंगा हम उतना जरूर करेंगे, ठीक है ना? तो घबराना बिल्कुल नहीं है। तो देखो जैसे एक केस हम आपके सामने ले रहे हैं, आपके पास ना एक होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। देखो कैसा, क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन। एक्चुअली इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों कहते हैं सर? क्योंकि ना ये बेंजीन के जैसा दिखता है, बेंजीन के जैसा दिखता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। जैसे देखो इसकी फॉर्मूला क्या होता, तो बोरोन का तो आप नाम सुने होंगे, बोरोन के एटॉमिक नंबर 5 होता है बेटा, है ना? तो 3 बोरोन है आपके पास और 3 क्या है? नाइट्रोजन है, ठीक है ना? तो आप ऐसे बोल सकते हैं सर, मान लेते हैं कि सर यहाँ बोरोन है, तो यहाँ क्या है? नाइट्रोजन है। यहाँ क्या है? बोरोन है। यहाँ क्या है? नाइट्रोजन है। बोल सकते हैं ऐसा, यहाँ क्या है? बोरोन है और यहाँ क्या है? नाइट्रोजन है। तो आपको दिख रहा है 3 नाइट्रोजन है सर और 3 बोरोन भी है, क्लियर है? अब हर नाइट्रोजन पे क्या है? हाइड्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, बोरोन भी 3 बॉन्ड बनाता है, तो बोरोन पे भी क्या है? हाइड्रोजन है। लेकिन ध्यान से देखा जाए और कहा जाए, क्या कहा जाए कि सर यहाँ पे नाइट्रोजन के पास तो अपना एक लोन पेयर है, कोई बात नहीं, नाइट्रोजन की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट्रोजन के लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेचारा बोरोन के लाइफ में प्रॉब्लम है ना? ये बोरोन बेचारा रोया गया, रो रहा है, चिंता है, इसको लग रहा है कि भाई हमारा काम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? इसलिए नहीं हो पाएगा कि भाई हमारे पास तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है ना, दुनिया वाले के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो तुम बोलोगे कोई बात नहीं, संतोष करो ना, 6 से खुश हो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है और हर कोई चाहता है कि हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम इज्जत हो, सोसाइटी में जब चले तो लोग सलाम करें। अब भले वो करे या ना करे, लेकिन वो कोशिश तो ये करता है भाई। समझ में आ रही बात? तो बोरोन भी बोला कि एक काम करो भाई, क्या करो कि हमारे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, हमारा ऑर्बिटल खाली पड़ा है, तो हमारा जब जगह खाली है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा तो दे दो ना हमें। अगर एक्स्ट्रा है तो देने में क्या बुराई है, अगर एक्स्ट्रा है तो दे दो, नहीं रहता तो हम नहीं मांगते, लेकिन तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो तुम हमें डोनेट कर दो। अच्छा एक मिनट ना, हम आपको दिखा देते हैं बोरोन का स्ट्रक्चर कैसे खाली होता है। हो सकता है मे भी आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, बोरोन के पास जगह कैसे होता है। तो बोरोन देखो यहाँ सीख लो बेटा, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है ना? तो एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, लिखोगे 5 में तो 1s2 2s2 और 2p1 हो गया। तो देखो एस के पास तो एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर्ड है। एस के पास एक ऑर्बिटल होता है, स्फेरिकल होता है, कॉइन का शेप होता है, तो क्या है? पेयर्ड है। लेकिन पी के पास 3 होता है, px py pz। ऐसा आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आगे हम भी आपको सिखाएंगे, घबराना नहीं है, बॉन्डिंग में पढ़ेंगे हम लोग सब। px py pz, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक है और एक इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑर्बिटल क्या है? खाली है, तो चाहे तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। अब यहाँ से आपको ना क्लियर बिल्कुल विजन हो गया होगा कि बोरोन इलेक्ट्रॉन कहाँ गेन कर रहा है। तो बोरोन इलेक्ट्रॉन यहीं पे गेन करेगा क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है सर। क्लियर हो गया? अब नाइट्रोन बोला क्या, ठीक है हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो नाइट्रोन क्या करेगा, अब बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा। तो ये नाइट्रोन इसके साथ चला गया, ये नाइट्रोन इसके साथ चला गया और ये नाइट्रोन इसके साथ चला गया। तो गौर से देखो अगर आप, तो आप सिंपल बोलेंगे क्या कि सर फिर से ना एक बार स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं और देन उसके पास कौन सा इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, इलेक्ट्रॉन जाने से किस पे क्या चार्ज आएगा, सब क्लियर कर लेंगे। तो जैसे मान लेते हैं क्या, आपके पास ये बोरोन है, ये क्या है बेटा? नाइट्रोजन। ये क्या है? बोरोन है। ये क्या है? नाइट्रोजन। यहाँ क्या है? नाइट्रोजन। और यहाँ क्या है? बोरोन है। यही था स्ट्रक्चर। सब पे अपना अपना हाइड्रोजन है सर, हाइड्रोजन का कोई बदलाव नहीं, हाइड्रोजन को आप एज यूजुअल रख सकते हैं, है ना? ये बन गया, ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे आप, अब नाइट्रोजन का अपना लोन पेयर गया बोरोन के साथ, तो यहाँ क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन आ रहा है भाई, इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ शो करेंगे नेगेटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव चार्ज, ऐसा बनेगा।
ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ क्या बनेगा डबल बॉन्ड, इसका इलेक्ट्रॉन गया क्या बनेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या बनेगा नेगेटिव चार्ज। जब यहाँ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ क्या बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बनेगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ बन गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसका आरएस है। अब देखो सवाल क्या है, सवाल ये है क्या कि सर यहाँ पे ना जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है देन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। क्योंकि ये जो बॉन्ड बन रहा है ना कोवेलेंट बॉन्ड, एक टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, आप इसको बोल सकते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जो दो लोग के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो वन ऑफ द बॉन्ड है ना, मतलब वन ऑफ द मतलब कर सकते हो, ये वन ऑफ देम बोल सकते हो कि ये आपके पास क्या है, दो में से कोई एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट देगा और कोई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट शेयर करेगा। आप तो पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या पढ़ते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग है और दोनों मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, जैसे देखो ये पहले से नाइट्रोजन बोरोन में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, तो ये क्या म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का। जैसे BH बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये म्यूचुअल शेयरिंग से 50-50 का पार्टनर। जैसे कोई दुकान खुलता है ना, भैया 50 का पार्टनर हम 50 का पार्टनर तुम, दोनों मिलकर दुकान खोलेंगे, दुकान चलाएंगे, जो प्रॉफिट होगा दोनों का होगा, जो लॉस होगा दोनों का होगा। सेम फंडा यहाँ भी होता है। लेकिन ये जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप एरो से इंडिकेट करते हैं। अगर एरो नहीं नॉर्मल बॉन्ड से इंडिकेट करेंगे तो चार्ज दिखाना पड़ेगा कि भाई किसका इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहा है और किससे या किसको इलेक्ट्रॉन का फायदा हो रहा है। क्लियर है? अब देखो बेटा ये ना बेंजीन के जैसा दिख रहा है। बेंजीन में आप पढ़े हैं C6H6 जिसमें 3 पाई बॉन्ड होता है, 6 कार्बन होता है और 6 हाइड्रोजन होता है। यहाँ भी देखो दिख रहा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसलिए इसका नाम पड़ गया इनऑर्गेनिक बेंजीन, या इसे बोराजोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोराजोल। यह आगे इनऑर्गेनिक में हमें पढ़ना है, जब आप पढ़ेंगे पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में इसका पढ़ना होता है। जब बोरोन फैमिली पढ़ते हैं ना, तो बोरोन फैमिली में इसके रिएक्शंस पढ़ते हैं हम लोग, इसलिए इसको हम बोराजोल ही बोलते हैं। इसके स्ट्रक्चर एक और होता है बोराजीन होता है, थोड़ा सा अलग होता है उससे, है ना। बीएन का बोरोन नाइट्राइड होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर बोरोन फैमिली में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आज इसको कॉपी करो फटाफट जल्दी से। अब हम लोग इसके कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे, रेजोनेंस में किस किस कंडीशन पे ध्यान देना है ताकि गलती हमसे ना हो। तो फटाफट कॉपी कर लीजिए आप, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेंगे हम लोग, तो जल्दा हमारा मतलब फटाफट हो सकता है हम लोग को, घबराना नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं। तो नीचे लिखते हैं सम कंडीशन, लिखो बेटा सम कंडीशन। लिखो सम कंडीशन। तो सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन आप लिखिए। क्या लिखेंगे? अब थोड़ा सा हम बोल रहे हैं, आप सुनकर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सुन के लिख सकते हैं। तो पहला कंडीशन लिखो, शुरू करो लिखना। लिखो इन केस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन केस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर we cannot change the position of atom. In case of resonating structure we cannot change the position of atom. We can change only the position of, we can change only the position of pi electrons or non-bonding electrons. Again, again and again, again and again. In case of resonating structure we cannot change the position of atom. We can change the position only पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सिंपल कहना इसको ये है कि सर जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो एटम के पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होता, बदलाव होता है तो कहाँ होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स में या लोन पेयर के पोजीशन में बदलाव होता है। जैसे आपके पास है A डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड D, CH2 के जगह पे रहेगा, यहाँ पे भी CH अपने CH के जगह पे रहेगा। तो अगर इसका RS बना है तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या हो गया बेटा CH2। इसका इलेक्ट्रॉन आया नेगेटिव चार्ज, इसका पैसा गया पॉजिटिव चार्ज। देखो भाई CH2 जगह पे है, CH में कोई बदलाव नहीं हुआ, CH है, CH है, CH2 है। बदलाव किसका हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। अगर आप नंबर से देखें 1 2 3 4, पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले 1 2 के बीच में था, अब वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गया, 2 और 3 के बीच में आ गया। पाई 1 पहले 3 4 पे था, अब वो पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकुलर 4 को मिल रहा है। तो आप क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट रूल, वी कैन चेंज द पोजिशन ऑफ lone pair और pi electrons, we can't change the position of atom. क्लियर हो गया? क्लियर? सेकेंड रूल लिखो फटाफट। सेकेंड में हमें क्या पढ़ना है, सेकेंड में बोलते हैं सर जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है ना, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट आप पढ़ते हैं पीरियडिक टेबल, थोड़ा बहुत तो आप 9th में पढ़ेंगे, जितना नॉलेज होगा ना आपको। 7th पीरियड होता है, 18 ग्रुप्स होता है, ठीक ना। तो जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है, जैसे कार्बन हो गया आपका, बोरोन हो गया आपका, है ना, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, सब क्या है सेकंड पीरियड का है। ये सब जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है
वो अपने ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकता, कंटेन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्बिटल खाली नहीं होता है, क्योंकि सेकंड ऑर्बिटल में 2d पॉसिबल नहीं है और थर्ड के पास 3d होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का। आई बात समझ में? तो सिंपल हम लोग बोलते हैं क्या कि सर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकता। जैसे अभी आप बोलेंगे बोरोन, तो बोरोन देखो 8 इलेक्ट्रॉन तो ले रहा है, खाली ऑर्बिटल है तो 2p में ले रहा है, 2d तो है नहीं, और 2p में ले रहा है तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट सेल में आ सकते हैं। 8 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप 8 से ज्यादा रेजोनेंस का केस हो रहा है, आप जल्दी में मतलब एक्साइट होकर करवा दिए तो स्ट्रक्चर गलत, जिसको आप मराठी में बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, सगड़ा घोर हो गया, मतलब सब घोर हो गया। क्लियर है? तो देखो जैसे हम बोलते हैं क्या, लिखो द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, the elements of second period cannot accumulate more than 8 electrons in its octet. The elements of second period cannot accommodate more than 8 electrons in its octet. मतलब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स अपने ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकता, है ना। देखो कैसे, जैसे हम बोले तुम्हारे पास एक केस है। क्या केस है सर? मान लो एक रिंग बना हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन है ना, और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H लगा दो आप, ठीक है ना, और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे आप, H लगा दो, और नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बना हुआ है। तो आपको लगेगा ना सर यहाँ पे तो केस हो रहा है, कौन सा केस हो रहा है? अब देखो नाइट्रोजन के पास पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, लेकिन अब वो रेजोनेंस करेगा, वो नहीं करेगा, आप करवा रहे हैं, रेजोनेंस करवा रहे हैं क्योंकि आपको केस दिख रहा है, ए डबल बॉन्ड में सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो आपको लगेगा सर ऐसा काम करते हैं ना, क्या काम करते हैं, इस पाई को यहाँ शिफ्ट कर देंगे बी और सी में, ए पे आ जाएगा पॉजिटिव, और पाई बॉन्ड कहाँ चल जाएगा, बी और सी में। बहुत अच्छा, देखो नाइट्रोजन का केस क्या बनेगा, ये रिंग तो बना रहेगा बेटा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी लगा रहेगा सर, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा सर। ये पाई यहाँ गया, बन गया, और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन देखो क्या बोल रहा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, हो गया ना गड़बड़, रेजोनेंस भी हो गया, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन ये एकोमोडेट करेगा ही नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं है 10वां इलेक्ट्रॉन रखने का, 9वां इलेक्ट्रॉन रखने का, ये 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है भाई। आप इसका कन्फ्यूजन लिखो 1s2 2s2, है ना, 7 होता है 1s2 2s2 2p3 हो गया, तो बेसिकली क्या हो गया, 3 2 5 इसके पास है, 3 और ले लेगा, 8 हो गया इसका। तो ये 8 से ज्यादा रख ही नहीं सकता ना, आप जबरदस्ती दे रहे हैं 10 कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसा यूनिटी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसा आप किसी को सेट करके बोल सकते हैं, ऑक्सीजन हो गया, कहीं भी ले आइए, आप किसी को भी बोल सकते हैं जहां से आप रेजोनेंस पॉसिबल नहीं करेंगे। तो क्या रखना है, the element of second period, not third period, fourth period, the element of second period cannot accommodate more than 8 electrons in its octet. यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है सर, जो कि गलत हो रहा है, जबकि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है? नाउ मूव थर्ड, रूल नंबर 3। तो थर्ड पे आते हैं, तीसरा मतलब थर्ड कंडीशन क्या है आपके साथ। तो थर्ड कंडीशन में बोलना ये है क्या कि सर अभी जो आपको सिखा रहे थे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन पे मल्टीपल लोन पेयर था, वही केस है थर्ड में बेटा। आपको ध्यान क्या देना है कि जब आप रेजोनेंस करते हैं तो आपके कंजुगेट पोजीशन वाला सी वाला, ए डबल बॉन्ड भी सी को हम बोलते हैं कंजुगेट पोजीशन, जहां से कंजुगेशन बढ़ता है, गिरता है, आगे निकलता है। तो कंजुगेट पोजीशन वाले के पास ना अगर मोर देन 1 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मोर देन 1 पाई बॉन्ड है, या मोर देन 1 लोन पेयर है, तो उसमें से ओनली 1 वो इस्तेमाल करता है, बाकी को एज यूजुअल सेफ जोन में डाल के रखता है। तो आप लिख लो रूल नंबर 3 पहले लिखो, इफ कंजुगेट पोजिशनल आइटम। अब देखो थोड़ा फास्ट नहीं हो रहा, आप इसको आराम से लिख सकते हैं, घबराना नहीं है। थोड़ा सा हमें भूख लग गया है तो इसलिए हम थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, क्लास लेंगे, फिर एक क्लास है मेरा। तो आप लिख लो पहले, लिखो क्या लिखेंगे हम लोग, इफ कंजुगेट पोजिशनल आइटम, कंजुगेट पोजिशन वाला, इफ कंजुगेट पोजिशनल आइटम हैव मोर देन 1 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन 1 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी पाई बॉन्ड लिख दो, हाँ पाई बॉन्ड से ही काम आ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन छोड़ फिर उसमें पेयर करना पड़ेगा। If conjugate positional atom have more than 1 pi bond or more than 1 lone pair, more than 1 pi bond or more than 1 lone pair, then we use only 1 pi bond or only 1 lone pair. फिर से बोल रहे हैं, if conjugate positional atom have more than 1 pi bond or more than 1 lone pair, then we use only 1 pi bond or pi electrons. जैसे सिंपल सा केस है बेटा, देखो आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH OCH3, है ना, तो OCH3 में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेगा, मल्टीपल लोन पेयर के साथ घूम रहा है, तो जब रेजोनेंस कराएंगे ए डबल बॉन्ड सी के ऊपर लोन पेयर, इसका जो RS बनेगा क्या बनेगा सर,
CH2 पे नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर गया पॉजिटिव चार्ज। आपको दिख रहा होगा एक लोन पेयर अभी भी इसके पास पड़ा हुआ है, जिंदा है। हम लोग अपनी भाषा में जिंदा बोलते हैं, एक मर गया एक जिंदा है ना। मतलब दो लोन पेयर में एक ही लोन पेयर का ये इस्तेमाल करेगा, पहला केस। आप एक केस और दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, आपके पास है क्या है सर, CH2 डबल बॉन्ड C या CH कर सकते हो है ना, और C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये केस देखो, A डबल बॉन्ड विद C ये वाला है, C के पास मल्टीपल लोन पेयर है, मोर देन वन, सॉरी मल्टीपल पाई बॉन्ड है, एक से ज्यादा पाई बॉन्ड है। तो दो पाई बॉन्ड में क्या है, आप हमेशा पढ़ते हैं कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई, तो यहाँ पे दो पाई है, दो पाई में एक पाई इस्तेमाल करेगा, एक पाई अभी भी इसके पास पड़ा हुआ रहेगा, जिंदा रहेगा। तो जब इसका आरएस करेंगे आप तो क्या बनेगा बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH। इस पे इलेक्ट्रॉन आया निगेटिव, इसका इलेक्ट्रॉन गया पॉजिटिव। देखो इसके पास दो पाई बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड अभी भी है ना, एक सिग्मा है और एक यहाँ निगेटिव चार्ज बन रहा है। तो अगर जो कंजुगेट पोजीशन वाला है, कौन सा पोजीशन वाला, कंजुगेट पोजीशन वाला, इसको हम बोल्ड कर दे रहे हैं, ध्यान से देखना। कंजुगेट पोजीशन वाला, कंजुगेट पोजीशन वाला अगर मोर देन वन पाई बॉन्ड है या मोर देन वन लोन पेयर है तो वो ओनली वन इस्तेमाल करता है, बाकी सबको एज यूजुअल वो सेम जोन में रखता है। क्लियर है, ये ध्यान रखना है आपको। एक लास्ट चौथे नंबर को हम लोग डील कर रहे हैं, फिर हमारा लेक्चर आज का खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेईई में, नीट में क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर, ठीक है ना। तो आप पहले लिख लो रूल नंबर 4 और फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो नीचे लिखो रूल नंबर 4, मैं बोल रहा हूँ आप कॉपी करो बेटा, लिखो फटाफट। अच्छा इसको लिख लो, पहले लिख लो जल्दी से फटाफट, जो देखना है लिख लो। तो रूल नंबर 4 हम लोग लिखते हैं और 4 में क्या लिखेंगे, रूल नंबर 4 में हम लोग लिखना ये चाह रहे हैं, लिखना ये कहना चाह रहे हैं क्या, कि जो कंजुगेट पोजीशन वाला होता है ना, उसके पास क्या होता है, एक से ज्यादा लोन पेयर भी है, ये तो कंडीशन आप सीख लिए। उसके पास मोर देन वन पाई बॉन्ड भी है, ये भी सीख लिए। लेकिन अब सुनो, उसके पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, उसके पास मल्टीपल बॉन्ड है और साथ में कुछ और भी है। वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल और भी ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो वो मल्टीपल बॉन्ड का रेजोनेंस करता है, इन सारे चीजों को वो इग्नोर कर देता है। तो हम पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल आपको सिखाएंगे। तो नीचे लिख दो भाई, लिखो फटाफट, लिखो इफ कंजुगेट पोजिशनल एटम हैव, if conjugate positional atom have multiple bond, if conjugate positional atom have multiple bond as well as multiple bond as well as multiple bond as well as positive charge, as well as positive charge, negative charge, lone pair, free radical, then if conjugate positional atom has multiple bond as well as positive, negative, lone pair, free radical, then we can use only multiple bond, then we can use only multiple bond and then we can use only multiple bond and ignore the positive charge, negative, lone pair, free radical। मतलब कर रहा है ये क्या, कि हम लोग के पास अगर दोनों ऑप्शन है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, ये सारे लोग भी हैं, तो मल्टीपल बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे, इन लोगों को इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने का मतलब क्या हो गया, उसको धक्का मार के भगाएंगे नहीं। इग्नोर करने का मतलब है तुम जहां हो पड़े रहो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपना काम करके निकल जाएंगे। जैसे देखो एक केस तुम्हें सिखा रहे हैं, आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH है ना, और इसी पे रेडिकल है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से सीखना, घबराना मत। और यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ CH2 है। तो गौर से देखो, कार्बन यहाँ सेंटर में खड़ा है जिसके पास 2 2 4 2 6 7 इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन से रेडिकल के फॉर्म में अवेलेबल है। तो केस 2 बन रहा है, A डबल बॉन्ड C के ऊपर फ्री रेडिकल पहला, और A डबल बॉन्ड में C डबल बॉन्ड D बन रहा है ना। ये जो कंजुगेट पोजिशनल पास दो ऑप्शन है, मल्टीपल बॉन्ड भी है और रेडिकल भी है सर, तो वो क्या करेगा, मल्टीपल बॉन्ड का रेजोनेंस करेगा, इसको वो क्या करेगा, इग्नोर करेगा सर। तो अगर मल्टीपल बॉन्ड का रेजोनेंस लगेगा तो केस क्या लगेगा, A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D। तो सिंपल सा केस आप पढ़े हुए हैं, बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, ये CH2 हो गया, यहाँ पैसा आया निगेटिव चार्ज और ये रेडिकल अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। देखो अभी भी 2 2 4 2 6 एक साथ ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, है ना, क्यों, क्योंकि रेडिकल में कोई बदलाव नहीं हुआ, अनपेड इलेक्ट्रॉन बंद कर ही रह गया। क्लियर है, रेजोनेंस कर दी किसका, मल्टीपल बॉन्ड का, A डबल बॉन्ड भी C डबल बॉन्ड। लिख लो फटाफट, जल्दी से कॉपी करो बेटा एग्जांपल।
और भी इसका बहुत सारा केस है, ठीक है। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप बनाते हैं तो उसके एक्टिविटीज सीखेंगे। और इसमें अगर आप अच्छे से देखिए, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें आप प्रैक्टिस किए हैं, सीखे हैं कुछ चीजों को। और ये 4 कंडीशंस को आपको अच्छे से याद रखना है। कंडीशंस क्या होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के दौरान, प्रिकॉशन क्या लेना है, क्या बदलाव करना है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब आपके पास मोर देन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है, कौन मोर स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है, कौन मोस्ट स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है, कौन मॉडरेट है। इन सारे तमाम चीजों को हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे, मतलब लेक्चर 6 में, है ना। तब तक आप इसको देखते रहिए और जुनन्स का प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छा, मैं आपको एक बुक का नाम बता देता हूँ, अभी हमें बताया नहीं था। आप ना एक बालाजी पब्लिकेशन का 1 मिनट होल्ड करो, मैं आपको उसको बुक दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो, ये हमारे पास 2 बुक है। इस बुक को मैं दिखा रहा हूँ, मे बी आपके पास, आपको मालूम होगा, नॉलेज होगा आपको इस बुक के बारे में, ठीक है ना। तो मैं ऐसे इसका नाम लिखता तो लेंदी हो जाता, मैं बुक दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, ये पहला बुक है हमारे पास, जो दिख रहा है आपको, ये पहला बुक है एलिमेंट्री प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट के लिए, है ना। ये बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो किया है नीट के लिए, बहुत बेहतरीन बुक है, श्री बालाजी पब्लिकेशन का है। और राइटर का नाम MS चौहान है, आपको दिख रहा होगा, कैमरा थोड़ा सही है, MS चौहान है। और एनटीए के जो गाइड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग में फॉलो किया है, ठीक है ना। और आपको मैं एक चीज और दिखा देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ देखिए आप अंदर वाले पेज पे लिखा है श्री बालाजी पब्लिकेशन एलिमेंट्री प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट बाय पे ध्यान देना, MS चौहान, डायरेक्टर वाइब्रेंट एकेडमिक कोटा। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मैं जिस लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये तरीका, ये लेवल, ये कंटेंट्स आपको कोटा में मिलेगा। कोटा के अलावा आप कहीं भी अदर सिटी में देखेंगे तो बहुत कम, रेयर वन मिलने को मिलेगा। इवन दिल्ली में वगैरह मिल सकता है, दिल्ली हो गया, हैदराबाद में मिल सकता। ये जहाँ आप लोकल सिटी की बात करेंगे तो ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। और मैं 100% बोलता हूँ, इस बुक से अगर मेरे पढ़ेंगे मेरे थ्रू, अगर आप पढ़ लिए यूट्यूब से, तो ये बुक का ऐसा होगा 90% क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जिसमें डाउट होगा आप हमें भेज सकते हैं, कमेंट में लिखेंगे, हम उसका जवाब 100% देंगे, इट्स माय गारंटी, ठीक है ना। दूसरी बुक है, वो क्या है, जेई के लिए है, तो सेम पब्लिकेशन है, सेम राइटर का है। और ये बुक है आपका जेई के लिए, इस पे भी लिखा हुआ है, देखो आपको दिख रहा होगा, श्री बालाजी पब्लिकेशन, वर्ड वही शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ फर्क है, उसमें नीट था और यहाँ क्या है, फॉर जेई है, ठीक है ना। और ये एडिशन हर साल चेंज हो जाता है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता एडिशन में, आप उसमें देख सकते हैं। और यहाँ पे देखो, ये पेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेई, एलिमेंट्री प्रॉब्लम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, खैर नाम आपको नहीं देखना है। ये राइटर है MS चौहान, डायरेक्टर वाइब्रेंट एकेडमिक कोटा, ठीक है ना। तो इसमें से एक कंटेंट है, जो कंटेंट मैं बताता हूँ, ये बुक में भी आपके पास होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो, इसका पहला कंटेंट अभी आप पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिकल नोमेनक्लेचर आइसोमेरिक GOC। ये जो GOC है ना, C नंबर वाला, ये जो GOC आपको दिख रहा होगा, C नंबर वाला, ये जो GOC है, इसी GOC पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, इसी GOC पे। तो आप इसके क्वेश्चंस है, क्वेश्चन बना सकते हैं, ये बिल्कुल क्वेश्चन का बुक है, इसमें कोई भी थ्योरी नहीं है। और मे भी ऑर्गेनिक में आपको थ्योरी की जरूरत भी नहीं है, आप जितना क्लास मेरा कर रहे हैं ये इनफ है, इतना पढ़कर आप इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप डिस्क्रिप्शन में बोलिएगा, लिखिएगा, कमेंट में बताइएगा, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर बताइएगा, 100%, और मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, इसकी कोई मतलब 100% मेरी गारंटी बेटा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।